एक खालिस्तानी समर्थक ने थ्रेट भी करा था कि हम 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे फिर हमला करेंगे, लेकिन बगैर किसी हथियार के करेंगे जी। उसके बाद भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े नहीं करे गए। अब फिर उसको इतना लाइटली लिया जी कि हमने थोड़ी देर के बाद संसद फिर शुरू कर दी, ये दिखाने के लिए कि कोई अहमियत नहीं है जी। कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई उस गैस की जो संसद में थी। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इसका। अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है जी? गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? हमें तो सवाल पूछने पे सस्पेंड हो गए, जिसने एंट्री कराई थी उसको अभी तक सस्पेंड नहीं करा। खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मैं मौजूद हूं मुरादाबाद के सांसद मिस्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए। संसद में एक चूक हुई और वो चूक सुरक्षा को लेकर की हुई कि दो लोग जिनका पास बीजेपी सांसद के द्वारा बनवाया गया था वो संसद में घुसे और उन्होंने वहाँ पे उत्पात मचाया। उसके आगे की कार्रवाई क्या हो रही है अभी तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मालूम चल पाई है। इन्हीं तमाम मसलों पर हम बात करेंगे एसटी हसन साहब से। और 2024 के इलेक्शन को लेकर, जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और इंडिया गठबंधन उसके अलायंस में समाजवादी पार्टी का क्या रोल होने वाला है या उसकी रणनीति को लेकर क्या बात होने वाली है, इन तमाम मसलों पर हम मिस्टर एसटी हसन साहब से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। सबसे पहला मेरा सवाल, चूँकि ये तो हमारे सवाल का हिस्सा भी नहीं था, कि दो लोग संसद में घुसते हैं और पार्लियामेंट जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है रूल और रेगुलेशन के मामले में, जिससे पूरा हिंदुस्तान चलता है, ऐसी जगह पे सुरक्षा के मामले में चूक होना, ये क्या आप सरकार का फेलियर और गृह मंत्रालय का फेलियर मानते हैं? देखिए, दो लोग दाखिल हुए और इनके साथ दो लोग और भी थे जो भाग गए जी। दो लोग बाहर थे जी। ये कई महीने से रैकी भी कर रहे थे जी। और ये आए और इससे पहले एक खालिस्तानी समर्थक ने थ्रेट भी करा था कि हम 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे फिर हमला करेंगे, लेकिन बगैर किसी हथियार के करेंगे जी। उसके बाद भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े नहीं करे गए जी। और ये एक वाक़या हो गया जिससे हमारी संसद की सुरक्षा और हम लोगों की सुरक्षा पे सवालिया निशान लग गया जी। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इसका। अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है जी? गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है जी? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंडर में आता है? वो डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंडर में आता है जी। गृह मंत्रालय ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सर, आज जो है, आज की न्यूज़ ये आई कि 15 सांसदों को जब उन्होंने गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया और इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की, तो 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया। क्या ये उचित है कार्रवाई? क्या जी? देखिए, इस सरकार में उचित और अनुचित तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये दौर तो वही लौट रहा है जी जो राजतंत्र का दौर था। आपने सिंगोल भी देख लिया पार्लियामेंट में लगा हुआ। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर सांसद अपनी सुरक्षा के लिए सवाल कर रहे हैं तो क्या उसको उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा? अगर सांसद ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आके संसद में बयान दें, तो गृह मंत्री जी तो छोटी छोटी बातों पे बयान दे देते हैं, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? ये तो हम सिर्फ अपोजिशन के सांसदों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो इसमें तो रूलिंग पार्टी के भी सांसद हैं, उनके ज़्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो खुदा ना खास्ता उसके जूते में इतना RDX आ जाता तो क्या हशर होता संसद का? कोई छोटा मोटा हथियार आ जाता, पिस्टल आ जाता, कितने मारे जाते? क्या सांसदों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि हम सवाल भी नहीं पूछ सकते? अगर हम पूछना चाहते हैं क्या ये देश की सर्वोच्च पंचायत की सुरक्षा बाकी कामों से नीचे है, उसकी अहमियत? अगर हम ये सवाल कर रहे हैं तो सांसदों को
सस्पेंड करा जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? सर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, क्या थोड़ा सा अगर इसका आप विस्तार से इसको बता पाएँ? देखिए, 0 आवर चल रहा था जी। एक सांसद से पहले, शशि थरूर जी से पहले मैं ही बोला था जी। मैं बैठा था जी। एक सांसद बोलना शुरू हुए तो एक शोर सा मचा है, जो दर्शक दीर्घा है, इस पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा भी बहुत नीची है जी। तो मैंने देखा कि एक आदमी तो लटक रहा है और एक कूद गया नीचे, वो भी जो लटक रहा था वो भी कूद गया। वो बेंच, एक आदमी बेंचों पे कूदता हुआ आगे बढ़ा और दूसरा जो था उसी जगह खड़ा हो गया। जब सांसदों ने उसे घेरा बहुत हिम्मत से, तो उसने अपना जूता निकाला, जूते के अंदर से वो निकाल के उसने धुआं फैलाना शुरू कर दिया और दूसरे आदमी ने वहाँ से शुरू कर दिया, दीर्घा गैलरी के नीचे से उसे पकड़ के ले गए। उस वक्त एकदम ये महसूस हुआ, क्योंकि हमने सुबह में तो जो पिछले हमले में हमारे लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी थी, तो ऐसा लगा कि शायद आतंकवादी आ गए। वो मंजर सामने हो गया और एक खौफ का माहौल हुआ कि कहीं इनके पास बम ना हो या कोई इनके पास राइफल या AK-47 तो नहीं है। तो इस तरह से आ जाना और ये काम हो जाना, सब लोग दहशत में हुए। अब फिर उसको इतना लाइटली लिया कि हमने थोड़ी देर के बाद संसद फिर शुरू कर दी, ये दिखाने के लिए कि कोई अहमियत नहीं है। कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई उस गैस की जो संसद में थी। अच्छा, जो उसने वो उड़ाया था उसको सिर्फ ये समझ लिया गया कि ये खाली धुएं वाले वो हैं, ठीक है थे वो, लेकिन संसद के जो अधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उसकी फॉरेंसिक जांच होती कि टॉक्सिक गैस तो नहीं है। अगर हम इनहेल करते हैं तो टॉक्सिक गैसों का 48 घंटे के बाद भी असर आता है, लॉन्ग टर्म असर। फौरन शुरू कर दी गई, क्या ज़रूरत थी? तो सिर्फ इसकी अहमियत को डाइल्यूट करने के लिए, जनता में एक गलत मैसेज देने के लिए। सर एक चीज़ और उसमें जो मैं सवाल समझ पा रहा हूँ वो ये है, एक सवाल ये भी उठता है, गृह मंत्रालय पे तो सवाल उठता ही है, इंटेलिजेंस पे तो सवाल उठता ही है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर चूक का मामला हुआ। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि वो जो 2 लोग दर्शक गैलरी से कूदे, जो आरोपी हैं, उनकी एंट्री भाजपा के सांसद के उससे हुई थी। भाई जाहिर सी बात है, हमें तो सवाल पूछने पे सस्पेंड हो गए। जिसने एंट्री कराई थी उसको अभी तक सस्पेंड नहीं करा, उसका भी तो सस्पेंशन होना चाहिए था। तो ये दोहरा मापदंड अध्यक्ष जी का क्यों है? हम भी ये सवाल करते हैं। जी सर, अब थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भाजपा अलग अलग सम्मेलन कर रही है, ओबीसी का कई बार वो नाम देती है और एक जगह मध्य प्रदेश में उसने यादव समाज के एक इंसान को उसने मुख्यमंत्री बनाया और इस तरह से वो कहीं ना कहीं एक जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो अलग अलग जात के आधार पर हो रही है, जिसके लिए यादव अगर किसी को अपलिफ्टमेंट की बात अगर होती है तो वो सबसे ज़्यादा अगर उस पार्टी में नाम आता है तो वो समाजवादी पार्टी का है, तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर भी निशाना साधने की कोशिश हो रही है। तो मैं इस थोड़ा बड़े कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 को लेकर क्या तैयारी कर रहा है और आपकी खास पार्टी समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है जी। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रहा है, कहीं किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं है जी। अब इन्हें क्योंकि डर महसूस हो रहा है कि ओबीसी छटक गए, 9-10 साल होने को आ रहे हैं इनको, इन्होंने ओबीसी के लिए क्या करा? इन्होंने जाति की जनगणना की क्यों मुखालफत कर रहे हैं? जब बिहार के आंकड़े आए तो एहसास ये हुआ ओबीसी को और मुस्लिम्स को कि ये तो 15% है जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, 85% तो हम लोग हैं जी। हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा? क्यों आरक्षण को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर करके? तो ये सारे सवाल जनता के दिलों में हैं। जनता आज की बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन इनके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला कम्युनल फार्मूला है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होगा,
बहुत ड्रामेबाजी आप देखेंगे, फ्री ट्रेनें चलेंगी, फ्री बसें चलेंगी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और क्या क्या नहीं होगा। तो बहुत से भोले वाले लोग उनके इस झांसे में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडा से सब लोग तंग आ चुके हैं, हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी। कोई एक दूसरे को ना ख़त्म कर सकता, ना ही एक दूसरे से अलग हो सकता। इंडिया गठबंधन के पास क्या ऐसा है जिसको लेकर वो भाजपा के खिलाफ उतरेगी? क्योंकि अभी जब हमने देखा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसका जो नतीजा था, जो एग्जिट पोल दिखा रहा था, उससे भी ज़्यादा जो है उसको कामयाबी मिली भाजपा को। और जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो तो कहते हैं कि अगर हमारा एजेंडा साफ नहीं है तो भाई हमें लोग वोट क्यों दे रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है। अगर ये चुनाव बैलेट से होते तो इसके उल्टे परिणाम आते। ईवीएम को लेकर आप सवाल खड़ा करें। यकीनी तौर पर जब आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका एक अकाउंट हैक हो सकता है, पेंटागन जैसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हैक हो सकता है, ईवीएम की क्या हैसियत है? जी। और मैं फिर भी ये पूछता हूँ, चलिए ईवीएम को नहीं हैक किया तो बैलेट के कराने में परेशानी क्या है? सिर्फ 2-3 मुल्कों में ईवीएम से हो रहा है, बाकी दुनिया ने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया? वो कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं। जर्मनी में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, किसी मुल्क में चीफ जस्टिस ने ईवीएम को ख़त्म करा। तो इसमें परेशानी क्या है? अगर फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो ईवीएम से कराएं और आधार लिंक करके बायोमेट्रिक सिस्टम से पोलिंग कराएं, ताकि जो गड़बड़ियाँ ये कर रहे हैं सूची के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर, वो भी नहीं सामने हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज़ तो इलेक्शन कमिश्नर जो बनता था पहले, वो तो उसमें जो कि रूलिंग पार्टी का काफ़ी हाथ होता था, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया है तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उसकी इलेक्टोरल वो आता है बंदा, उसमें तो उसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी तो आई है। क्या उसमें विपक्ष का भी आदमी है, एक आदमी विपक्ष का है, 2 आदमी रूलिंग के। पहले तो वो भी नहीं था सर। तो बात तो वही है ना, किधर से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, करना तो रूलिंग पार्टी को ही है। विपक्ष की क्या आवाज़ सुनी जाएगी? वोटिंग करा लो, विपक्ष वाला तो एक है, वो 2 हैं। तो ये तो सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा ये है कि एक मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के सवाल उठता है। जैसे आप जैसे सांसद हैं, आज़म खान साहब हैं, जो आपके रिश्तेदार भी हैं। नहीं, रिश्तेदार नहीं जी। और शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। लेकिन आज़ादी के 74-75 साल के बाद भी मुस्लिम लीडरशिप उभर क्यों नहीं पाई? जैसे अगर हम बात करें तो तमाम पार्टियां जातिगत आधार पर या मजहबियत की बुनियाद पर उभरी और उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा, यानी उनकी लीडरशिप रही, उसके अंडर में मुसलमानों ने काम किया। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप अभी तक उभर नहीं पाई। इसका सर आप क्या नज़रिया है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं उभरने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आरएसएस ने पिछले 100 साल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नई नस्ल में नफ़रतें भरी। अगर कोई डायरेक्ट मुस्लिम पार्टी उभर के आए या मुस्लिम लीडर उभर के आए तो बाकी जो नॉन मुस्लिम वोट है वो पोलराइज हो जाता है। सिर्फ मुस्लिम प्लस सेकुलर हिंदू मिलके इस देश में काम कर सकते हैं, वरना खाली मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके नेता लीडर थे, लेकिन ख़त्म हो गई। तो हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ लेके, सेकुलर भाइयों को साथ लेके हमें देश को आगे बढ़ाना है। मुस्लिम की बात उसी में मानी जाएगी जहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग होंगे, वो हम लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी है, मुसलमानों की बात सुनती है, मुसलमानों के साथ इंसाफ करती है। जी सर, एक लास्ट सवाल ये है कि जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं और जो भी भाजपा के ख़िलाफ़ मुखर होकर, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुखर होकर बोलते हैं, तो जग जाहिर है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और उन्हें इनकम टैक्स और तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ईडी का, सीबीआई का सामना करना पड़ता है। मगर एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अगर बोलते हैं तो वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं,
और बहुत सारी पॉलिसियों का वो विरोध भी करते हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये ईडी, इनकम टैक्स, ये सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं बल्कि हिंदुओं, जो भी इनका अपोजिशन कर रहा है, विरोध करता है, उसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। ओवैसी साहब मुसलमान की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये दाग लगा हुआ है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मैं नहीं कह सकता। मेरा ये मानना है कि ओवैसी साहब पोलिंग से 2 दिन पहले इस बात का ऐलान कर दें कि जो सांप्रदायिक लोगों को हरा रहा उसको जिता दो, तो वोट तो ना बटे और उनका दाग भी धुल जाए। वोट का बंटवारा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है। वोट का बंटवारा भी है। हमारी कौम इतना लिटरेट नहीं है कि वो कल के और आगे आने वाले वक्त के बारे में ज़्यादा सोचे। हमारी कौम के अंदर लीडरशिप हर घर में है, एक दूसरे की बात मानने को कोई तैयार नहीं होता, किसी को कोई बड़ा नहीं समझता। तो ये चीज़ें भी अब हमें बंद करनी पड़ेंगी अगर हमें अपनी नस्लों का अच्छा मुस्तकबिल देखना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर एसटी हसन, मुरादाबाद लोकसभा से सांसद, जिन्होंने तमाम मामलों पर, लोकसभा इलेक्शन 2024 पर, मुसलमानों की लीडरशिप पर, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ कल परसों उस पर और तमाम दीगर मामलों पर खुलकर बात की। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।